दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अब की बार जो है वीडियो आने में लेट हो गया है, तो खैर जल्दी जल्दी बनाया करूँगा। थोड़ा काम में फंसा हुआ था, इस वजह से वीडियो लेट हुआ है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में और प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे दर्पण, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। कुछ स्थितियां होती हैं दर्पणों में, वो परावर्तन की स्थितियां वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दर्पण क्या होता है, दर्पण बनता कैसे है, तो किस चीज़ को दर्पण कहा जाता है, तो ये जान लीजिए। दर्पण सामान्यतः हम लोग दर्पण का प्रयोग मुंह देखने में या चेहरा देखने में करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। आयरन एक जो होती है कांच की परावर्तक सतह, क्या होती है? कांच की परावर्तक सतह, कांच की परावर्तक सतह या जो होती है कांच की परावर्तक सतह को एक तरफ से, तो एक तरफ से आयरन ऑक्साइड किससे पोत देते हैं? आयरन ऑक्साइड से पोत देने पर, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3, पोत देने पर दर्पण प्राप्त हो जाता है। जैसे ये कोई आयरन ऑक्साइड की परत, उसकी क्या कांच की कोई परत है, ये कांच की कोई परत है, और इसको इधर से अगर हम आयरन ऑक्साइड से पोत देते हैं तो दूसरी तरफ वाली जो परत होगी उधर वाली, तो उससे जो है परावर्तक सतह कहलाएगी। ठीक है, तो ये वाली सतह पुती हुई सतह आयरन ऑक्साइड और दूसरी वाली सतह होगी वो परावर्तक सतह होगी। तो अब हम जानते हैं, ये तो दर्पण हो लिया। दर्पण कैसे बनता है? ये कांच की जो सतह होती है उसको, जो प्लेट होती है उसको एक तरफ से आयरन ऑक्साइड से पोत देंगे, तब हो जाएगा वो दर्पण हो जाएगा। जैसे हमारा ये हाथ है, या कोई पेज ले लेते हैं, यहाँ पे कोई कॉपी ले लेते हैं, ये मान लिया ये कॉपी है, ये परावर्तक है, और इसको इधर से पोत देते हैं तो दूसरी वाली सतह, इस वाली सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। इस वाली सतह से कोई भी परावर्तन नहीं होता है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनसे प्रकाश का परावर्तन होता है, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में परावर्तन हो जाता है, तो वो दर्पण कही जाती हैं। अब पढ़ते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, ठीक है। दर्पण असल में होते हैं दो प्रकार के। दर्पण में भौतिक, इसको देखने पर दो प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण के बारे में पहले पढ़ लेते हैं और फिर गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। आमतौर पर हम लोग जो है समतल दर्पण का उपयोग जो है शीशा देखने में, यानी कि जो मुंह होता है, हमारा चेहरा होता है, और सजने और जितने भी नाई की दुकान में, ब्यूटी पार्लर में, ये सब जगह क्या लगा होता है? समतल दर्पण लगा होता है। खैर एक जो होता है कि दाढ़ी बनाने वाले में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण जगह तो नहीं लगा होगा, जब कहीं स्पेशल बार या सैलून में जाएंगे तो वहाँ पे अवतल दर्पण लगा मिलेगा, नहीं तो हर जगह नाई लोग और ये सब लोग बड़े बड़े जो दर्पण लगाते हैं वो समतल दर्पण ही होते हैं। ये चेहरा देखने के काम, सजने संवरने और ड्रेसिंग करने के काम आता है। इसमें देख कर आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो समतल दर्पण जो है कांच की, जब इसका तल समतल होता है, इसका तल समतल होता है। जैसे कांच की समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? प्लेन मिरर। समतल दर्पण प्लेन मिरर, कांच की पारदर्शी स्लेट या प्लेट को, कांच की पारदर्शी समतल कैसी होनी चाहिए? समतल प्लेट को
समतल प्लेट को एक तरफ से पोत देते हैं। पोतने वाला एक जो देखा होगा, जब कहीं शीशा टूट जाता है तो उसके पीछे हल्का हल्का लाल लाल कलर का लगा होता है, वो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, जंग होता है। ठीक, आयरन ऑक्साइड यानी जो जंग जमती है वही होती है। ठीक, एक तरफ से आयरन ऑक्साइड, फिर से लिख रहा हूँ आयरन ऑक्साइड, याद कर लीजिए, कई जगह ये फार्मूला आपके यूज़ में आएगा, Fe2O3। ठीक है, एक तरफ से आयरन ऑक्साइड Fe2O3 से पोत देने पर समतल दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, समतल दर्पण प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये हो गया समतल दर्पण। थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, ये हो गया एक समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो है वो सीधा होता है, बिल्कुल आपने देखा ही होगा। तो अब समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या बनता है? समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर जो इमेज बनती है वो क्या बनती है। तो समतल दर्पण से बनने वाली इमेज देखिए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा कैसा हो सकता है, ये चीज़ देखिए। तो दर्पण से हमेशा क्या होगा, मान लिया यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु या कोई व्यक्ति ही खड़ा है, मान लिया ये कोई व्यक्ति खड़ा है और ये खड़ा, मान लिया ये कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब इस दर्पण के अंदर बनेगा। इस दर्पण के अंदर इस व्यक्ति का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितना इधर है, जितनी लंबाई इसकी इधर है इतना ही लंबा बनेगा दर्पण के पीछे की ओर। तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा वस्तु के बराबर। कैसा बनता है? सीधा वस्तु के बराबर। और कैसा होता है? आभासी। कैसा होता है? आभासी। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी होता है। कैसे होते हैं? आभासी। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर यानी कि स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से दूरी, यानी कि ये अगर दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की d दूरी है, और तो इधर भी प्रतिबिंब की भी दूरी d होगी, प्रतिबिंब की भी दूरी d होगी। तो वस्तु से दर्पण प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु या दर्पण के सामने कोई भी चीज़, मान लिया यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर पर रखी हुई है, तो अंदर भी 1 मीटर की गहराई पर वो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है, दूरी के बराबर होती है। ठीक है, पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर या गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है। क्या होता है? कांच के खोखले गोले को किसी भी जगह से काटकर किसी भी जगह से काटकर उसकी एक सतह को किससे? आयरन ऑक्साइड से पोत देते हैं। किससे? आयरन ऑक्साइड से पोत देते हैं। ठीक है, तो हमको गोली दर्पण प्राप्त होता है। गोली दर्पण कैसे प्राप्त होती है? मैं जैसे समझो, यहाँ पर एक ये मान लिया बना है आपके सामने कांच का खोखला गोला है। ठीक है, कांच के खोखले गोले को आपने
यहाँ पर से कट लगा दिया है। कहाँ? यहाँ पर से कट लगा दे, तुम्हारा मन हो वहाँ पर से कट लगा दो। अब यहाँ पर आपके सामने मैं सिर्फ इतना डायग्राम बनाऊँगा, ठीक है, बन गया। ठीक, अब देखो ये बन गया, एक कांच की सतह है जो घूमी हुई है और ये कर्व्ड है, तो इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। अभी गोलीय दर्पण नहीं हुआ है। अब इसकी सतह से बाहर की तरफ अगर इसको हम इधर पुताई कर देते हैं, इसके बाहर की तरफ इसकी पुताई कर देते हैं, तब ये गोलीय दर्पण बन गया। ठीक है। दूसरा, अगर इसकी अंदर वाली सतह पर पुताई कर देते हैं तब एक दर्पण गोलीय दर्पण बन गया। दो दर्पण बनते हैं, यानी कि एक गोलीय कोष को काटने से आप सतह को पुताई करने के अनुसार दो गोलीय दर्पणों में बदल सकते हैं। तो इसमें देखो ये क्या बना है, ये है गोलीय दर्पण और इसको कहा जाएगा अवतल दर्पण। क्या कहा जाएगा? अवतल दर्पण। इसको कहा जाएगा अवतल दर्पण, इसको कहा जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों कहा जाएगा उत्तल अवतल? कोई नाम रखने की वजह? जी, नाम रखने की वजह ये है कि अब मीन्स क्या होता है? गहरा, नीचे की ओर, और उत का मतलब होता है ऊपर, उठा हुआ या ऊपर की ओर। तो देखो जरा ध्यान से, परावर्तक सतह ही डिसाइड करती हैं कि ये दर्पण अवतल दर्पण कहा जाएगा या उत्तल दर्पण कहा जाएगा। उत्तल दर्पण की उठी हुई सतह परावर्तक सतह होती है, यानी कि जिस दर्पण की उठी हुई सतह परावर्तक सतह होगी वो उत्तल दर्पण कहा जाएगा, और जिसकी धसी हुई सतह परावर्तक यानी परावर्तन का काम करेगी, परावर्तक सतह होगी, वो अवतल दर्पण कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि धसी हुई सतह को पोत देने से उठी हुई सतह परावर्तन का काम करती है, और उठी हुई सतह को पोत देने से धसी हुई सतह परावर्तन का काम करती है। तो जिसकी परावर्तक सतह जो जैसी होगी, जिसकी सतह उठी हुई है तो उत्तल परावर्तक सतह, और परावर्तक सतह धसी हुई तो अवतल दर्पण। इसको कहते हैं कॉनकेव, इसको कहते हैं कॉनकेव। देखो इसमें केव यानी गुफा बन रही है। ठीक है, ये गुफा बन रही है ऐसे टाइप की, तो कॉनकेव। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं कॉनकेव। एक और है, इसको कहते हैं अपसारी, इसको कहते हैं अपसारी दर्पण, इसको कहते हैं अपसारी दर्पण, और इसको कहा जाता है अभिसारी दर्पण। अपसारी दर्पण का मतलब होता है किरणों को एक जगह से दूसरी तरफ, मतलब इस पे जो किरणें पड़ी होंगी वो छितरा जाएंगी, इस पे पड़ने वाला प्रकाश चार तरफ को छितरा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा अपसारी दर्पण। और इस पे पड़ने वाला जो प्रकाश होता है वो एक अलग अलग प्रकाश किरणें एक बिंदु पर फोकस होकर गिरे जाएंगी, एक बिंदु पर फोकस होकर गिर जाएंगी, तो उसको कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले कुछ स्थितियों के बारे में। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियों को पढ़ने से पहले हम गोलीय दर्पण के कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में। ये मुख्य अक्ष क्या होता है? ये मुख्य अक्ष क्या होता है? फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी या फोकस क्या होता है? दूसरी चीज वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है? और ध्रुव क्या होता है? और ध्रुव क्या होता है? यहाँ पे मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बारे में जानेंगे। देखो जरा ध्यान से, मान लिया ये वाला गोलीय कोष था, ठीक है, हमने इसको यहाँ से कट करके इसका अवतल दर्पण बना लिया, हमने इसका अवतल दर्पण बना लिया, यहाँ बना लेते हैं इसका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाने के लिए किधर की ओर पुताई करनी पड़ेगी? हमें ऊपर की तरफ, यानी इसकी धसी हुई जो सतह होगी वो परावर्तन का कार्य करेगी। ठीक है, ये होगी, ये बन गया क्या? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हमने पढ़ लिया। देखो जरा ध्यान से, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष जो होता है
यानी कि इसके बीचों बीच से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष होती है। दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा, दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा। और दूसरी चीज, ये जो रेखा होती है ये व्यास से गोलीय कोष के या गोलीय कोष का व्यास, गोलीय कोष का व्यास, यानी ये अगर यहाँ से इसको व्यास को हम बनाते हैं तो ये मुख्य अक्ष ये भी कहा जाएगा। यही मुख्य अक्ष उठकर यहाँ आ जाता है, यही मुख्य अक्ष उठकर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं फोकस पर। फोकस से पहले वक्रता केंद्र को जान लेते हैं। वक्रता केंद्र, फोकस से पहले वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होगा, जिधर से ये कटकर आया है, यानी कि इधर से कटकर आया और इस गोलीय कोष का जो केंद्र था वही वक्रता केंद्र होता है। यानी कि जिस गोलीय कोष से, गोलीय कोष का ही लिख लेते हैं, जिस गोलीय कोष का, गोलीय कोष, गोलीय कोष का केंद्र, गोलीय कोष का जो केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। तो यानी कि हमने दर्पण यहाँ से काटा था और इसका केंद्र मान लिया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका भी वक्रता केंद्र अंदर की तरफ किधर बनेगा, अंदर की तरफ ही बनेगा। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से लेकर यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र। गोलीय कोष का केंद्र ही वक्रता केंद्र होता है दर्पण के लिए, दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब आते हैं फोकस। क्या आते हैं, फोकस। किस पे आते हैं, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर क्या होता है, ये थोड़ा अलग है। दर्पण से टकराकर किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से मुख्य अक्ष को काटती हैं वही, यानी कि दर्पण से परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, दर्पण से परावर्तित किरण जिस बिंदु से होकर जाती है, होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। जैसे देखो, मान लिया कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ से ये टकरा कर गई, यहाँ से ये कोई वस्तु है और यहाँ से ये इससे, इसके आने वाली किरण इसमें टकराई और यहाँ से होकर निकल गई, तो ये वाला इसका क्या कहा जाएगा, फोकस। क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाएगा। तो फोकस। ठीक है, दूसरा आते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, और फोकस दूरी, इसको कहते हैं कैपिटल एफ और इसको कहते हैं कैपिटल आर। ठीक है, इसको कहते हैं कैपिटल आर। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इसको एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ लिखते हैं इसके लिए, स्मॉल एफ। ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या जो होती है, ये वाली जो त्रिज्या होती है यही वाली वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
यानी गोलीय कोश की त्रिज्या, गोलीय कोश की त्रिज्या, गोलीय कोश की त्रिज्या जो होती है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 5 होगी, वक्रता त्रिज्या इसकी 5 होगी। दूसरा क्या है, फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ क्या होता है, ध्रुव से फोकस से बीच की दूरी, ये ध्रुव हो गया और यहाँ पे फोकस, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ठीक है। वक्र त्रिज्या गोलीय कोश की त्रिज्या को कहते हैं और फोकस दूरी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी, ठीक है। इतना समझ लेने के बाद में चलो एक बार और देख लें। मुख्य अक्ष दर्पण को 2 बराबर भागों में गोलीय कोश बांट देता है और ये गोलीय कोश का व्यास होता है। वक्रता केंद्र यानी कि गोलीय कोश का केंद्र ही दर्पण के लिए वक्रता केंद्र का कार्य करता है। फोकस दर्पण से परावर्तित वस्तु, दर्पण से परावर्तन किरण टकराकर अगर जिस बिंदु से होकर जाती है वही जो है उसका दर्पण का फोकस कहलाता है। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी पर। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या गोलीय कोश जिससे दर्पण कटकर बना है उसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस दूरी, अब किस पे आते हैं, फोकस दूरी ध्रुव से यानी कि जो बिंदु होता है जिससे ये मुख्य अक्ष होकर जाता है, दर्पण के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष होकर जाता है उसे ध्रुव कहते हैं, उसे ध्रुव कहते हैं। दर्पण के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष होकर जाता है उसे ध्रुव कहते हैं। फोकस दूरी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ये ध्रुव हो गया यानी कि पोल से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। दोस्तों अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।